दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो हम सीरीज़ एक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। बहुत वक्त हो गया इस बात को कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं एंड जिन लोगों का हिंदी लैंग्वेज से कुछ भी कनेक्शन नहीं है या जो मेरे इंडियन का क्लाइंट्स हैं, दोस्त हैं या जान पहचान वाले हैं, सो दे हैव बीन रिक्वेस्टिंग फ्रॉम मी सिंस लॉन्ग टाइम दैट मुझे कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए एंड कुछ ऑनलाइन जितनी मेरी नॉलेज है वो शेयर करनी चाहिए। सो वाई बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, दिस इज़ माई स्पेशलाइजेशन एंड मैं लास्ट 25 ईयर्स से इस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ मैं। एंड इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में जाएं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, ये दो तरीके से रहेगी। आप हमारी जो चैनल है एस्ट्रो कपूर, उसमें देखिएगा कि देयर विल बी टू प्लेलिस्ट, वन फॉर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इन इंग्लिश। ये जो लेक्चर है इसको मैं हिंदी में कवर करूँगा एंड सिमिलर कंटेंट जो है वो इंग्लिश में भी डिलीवर किए जाएंगे एंड फॉर द यूजर्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। सो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या। आप सब लोगों ने सुना होगा एंड आप लोग, बिकॉज अभी भी एक कॉमन इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है एक ज्योतिष के बारे में, वो यही है कि एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली कि किसी को घर लेना है तो उसके लिए ऑस्पिशियस टाइमिंग या प्लानिटरी पोजीशंस क्या होती हैं इसके लिए, या रोजगार के लिए, या चाइल्ड के लिए, मैच मेकिंग, लव एंड रिलेशनशिप। सो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं एंड बहुत कम लोगों को ज्ञान है इस बारे में कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ज्योतिष स्टार्टिंग में ये बना ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए था। बिकॉज उस टाइम पे जितने भी वैदिक साइंस में जो लोग आयुर्वेदा में काम करते थे, जो वैद्य थे, वो लोग ज्योतिष में भी रुचि रखते थे और ज्योतिष का भी ज्ञान होता था। सो वो क्या करते थे, मैं अब आपको वो क्लियर इसमें बताना चाहूँगा कि नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज कि हम लोग जब एक कुंडली को देख के जब एक फोरकास्ट कर देते हैं एक इंसान के बारे में कि लाइफ स्पैन में जितना भी एक लाइफ स्पैन है एक पर्सन का, उसमें कब कब किस किस समय में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और कौन सा ऑर्गन वीक होगा, कौन सा ऑर्गन फेल होगा, या एक इंसान को सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। ये जितने भी एनालिसिस हैं ये कुंडली से किए जाते हैं और ये कोई नई साइंस नहीं है। ये लाखों साल पहले से रिसर्च हो चुकी है इस पे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में बिकॉज इट्स अ वेरी डीप साइंस और इसके अंदर जाना मीन्स एक एनालिसिस करना। बिकॉज अगर आज की हम साइंस की बात देखें तो जितने भी एनालिसिस होते हैं, या मान लीजिए किसी को छोटी सी पेट में भी दर्द है तो वो हॉस्पिटल में जाता है एंड दे गो फॉर सम टाइम, इट हैपन कि दर्द खत्म नहीं होती है तो दे नीड टू गो फॉर एमआरआई ऑल्सो। अब इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट डायग्नोसिस, ये मुझे आपके साथ ये भी डिस्कशन करना है। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आई नो मैं काफ़ी बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ और ये जो सीरीज़ है एंड आई वुड से दैट इट इज़ गोइंग टू बी इन्फिनाइट, यस इन्फिनाइट। बिकॉज हम एक बेसिक लेवल पे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पे, मीडिएशन लेवल पे एंड एक एक्सपर्ट लेवल पे, जिसमें कि हम केस स्टडीज़ करेंगे बहुत सारे। सो जो भी मैं डिस्कशन करता जाऊँ, हो सकता है कि आप कुछ लोगों को ये भी लगे कि ये जो डिस्कशंस हैं इनका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या रोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा बिकॉज मैं जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, जब आप आगे की सीरीज़ आप देखेंगे तो आप खुद से उन कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ।
अगर हम डिफरेंट डायग्नोसिस की मैं बात कर रहा था, कितना अच्छा होता कि अगर कोई इंसान जो कि क्रॉनिक डिजीज़ से पीड़ित है, अगर वो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में चला जाता और वहाँ पे एक ओनली वन डायग्नोस होता उसका कि यस, स्टमक में पेन है एंड स्प्लीन का प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट एग्जांपल। बट आजकल होता क्या है, मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ केसेस में क्रिटिकल केस, कुछ ऐसे क्रिटिकल केस होते हैं जहाँ पे एक ही रोग के ऊपर 3 या 4 एनालिसिस होते हो जाते हैं, 3 या 4, अब वो भी अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल से। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ फॉर अ पर्सन कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने, बिकॉज वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है और ये जो परेशानी होती है ये डिप्रेशन में लेके चली जाती है कई बार पेशेंट को। सो अगर हम यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हाँ, आज भी हमारी साइंस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज कैपेबल कि हम आज भी जब रोगों का जब वर्गीकरण करते हैं तो एक पर्टिकुलर हम रोग को आज भी निकाल लेते हैं कि कौन से मेन ऑर्गन में, कौन से पर्टिकुलर स्मॉल फंक्शन में या बॉडी के स्मॉल पार्ट में कहाँ पे परेशानी चल रही है, जो कि पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ प्लानिटरी पोजिशन। सो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमें ये इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो टॉपिक है मैं आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उसमें कवर करूँगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हमें ग्रहों के बारे में भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि किन किन ग्रहों का हमारे ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है और उनकी पृथ्वी से कितनी दूरी है। बिकॉज जब तक हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम एक कंसेप्चुलाइजेशन नहीं कर पाएंगे कि उसका प्रभाव क्या पड़ेगा एक ह्यूमन बॉडी पे। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिकॉज जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बहुत ज़रूरी है कि जो भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले लोग हैं वो चेस खेलते हो, एंड शतरंज मीन चेस। सो बिकॉज चेस इज़ ए काइंड ऑफ गेम। जब भी हम लोग प्लानिटरी पोजीशन की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी चलता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई चेस खेलता है तो वो सेम गेम कभी भी रिपीट नहीं होती है लाइफ टाइम। अगर कभी रेयरली कभी हो भी गई, देन वी विल नॉट गेट टू नो। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि जो लोग चेस नहीं खेलते हो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, उसको भी लर्न कीजिए, एंड इसके बहुत सारे इंटरकनेक्शन आप लोगों को खुद से समझ आएंगे। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ग्रहों की दूरी पृथ्वी से बहुत ज़रूरी है जानना। फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू, अभी इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। अगर हम देखें तो शनि की दूरी हमारे पृथ्वी से सबसे ज़्यादा है, एंड इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। 2.5 साल में एक राशि कवर करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी शनि का जब एक रोग आता है, शनि की साढ़े के बारे में भी सुना होगा आपने कि साढ़े आती है तो वो 7.5 साल के लिए चलती है। 7.5 मीन वो 3 राशियों पर भ्रमण करेगा वो। सो इसलिए 60 काउंट की जाती है, और 2.5 साल एक राशि के में रहने का मतलब है स्लो मूविंग। मीन जो डिजीज़ होगी वो धीरे धीरे जाएगी, या कोई भी परेशानी होगी वो ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी। और वो जो टाइम होगा वो बहुत ही स्लो स्लो टाइम होगा वो। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ा, अगर वो रोग होगा तो बहुत लंबा रोग जाएगा वो। सिमिलरली अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है हमारा प्लैनेट वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जो भी इसके रोग बनेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पे है एंड कौन सा प्लैनेट नियर बाई है। बिकॉज जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक एक हम मतलब इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये भी हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है। इसके लिए पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, कि शरीर पे जो ग्रहों ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है जिससे रोग होते हैं, एंड कई बार लाइफ टाइम चलते हैं या पास्ट लाइफ से आते हैं।
देखिए अगर हम ज्योतिष की बात करें तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा वी हैव 12 हाउसेस जिसमें कि 9 प्लैनेट्स को बिठाया जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो क्या है? ये बेसिकली जिस समय में कोई इंसान पैदा होता है, जब एक बेबी, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो एक स्पेस का मैप है। ये उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पेस में कौन से प्लैनेट की, किन किन प्लैनेट की कौन कौन सी सिचुएशन, मतलब कौन किस स्पेस में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे थे वो, तो उस स्पेस का वो नक्शा है बेसिकली वो। तो उसी नक्शे को 12 हाउसेस में मीन्स, अगर हम भू चक्कर की बात करें, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सो हमारा सोलर सिस्टम, सॉरी, तो ये 360 डिग्री में है। तो 360 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स 30 डिग्री मीन्स वन साइन। सो ये जितना भी अगर आप प्लानिटरी आप होरोस्कोप देखें तो उसमें 12 हाउसेस होते हैं और प्लैनेट्स को उसमें बिठाया जाता है। दैट्स ए बेसिकली द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। जो आगे हमारे लेक्चर्स आएंगे, जो हम कवर करेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी, सो दैट यू विल हैव अ कनेक्टिविटी विद दोज लेक्चर, जिसमें हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा उसमें डिस्कशन का वो ये होगा कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, अगर हम 12 हाउसेस जैसे आप लोगों ने देखे हैं, 12 घरों का, अगर हम सिर्फ घरों की बात करें, हाउसेस, भाव भी कहा जाता है इसको, इंग्लिश में प्लेसेस भी कहा जाता है। और अगर इन हाउसेस में अगर हम कोई भी राशि या डिजिट या प्लैनेट्स का यूज़ नहीं करें तो इसको हम काल पुरुष कहते हैं। तो अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस कौन कौन से रोग बनाएगा, फर्स्ट हाउस का किन किन रोगों के ऊपर आधिपत्य है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हाउस ब्रेन, मस्तिष्क, तो उसका वर्गीकरण तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि 12th हाउसेज में कौन कौन से रोग बनते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम 12th हाउसेज की बात करें तो 12 राशियां भी हैं, तो उन राशियों के अपने कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे मेष राशि, वृष राशि, इन राशियों के अपने कौन कौन से रोग हैं। इसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं, जब उनकी प्लेसमेंट होती है कुंडली के अंदर, तो उन प्लैनेट्स के रोग कौन कौन से होंगे, कौन सा प्लैनेट कौन सा रोग बनाएगा। जैसे चंद्रमा की बात करें एग्जाम्पल, तो चंद्रमा से एपिलेप्सी, डिप्रेशन, गुप्त रोग, ये चंद्रमा मन का भी कारक है, तो इस तरीके से भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और कैसे, मान लीजिए अगर सूरज चंद्रमा एक पर्टिकुलर हाउस में बैठ जाते हैं, चंद्रमा वहाँ पे कंबस्ट, अस्त हो जाता है। अस्त वो ग्रह होता है जो सूर्य के बहुत नज़दीक चला जाता है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर डिग्री पे 12 डिग्री के पीछे जब चले, किस लाइक 12 डिग्री के जब अंदर अंदर होगा तो वो कंबस्ट कहलाएगा। तो अगर वो साथ में होते हैं तो किस कुंडली के किस घर में वो किस तरीके से क्या क्या प्रभाव करेंगे मानव शरीर पे, कौन कौन सा रोग बनाएंगे, ये भी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ग्रहों की ऊंच नीच राशि, कौन सा ग्रह अगर नीच हो जाए और किसके साथ कंजंक्शन हो जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। साथ में ग्रहों की राशि परिवर्तन, ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। बाय द वे, मैं दोस्तों ये मान के चलूँगा, जो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि आप सब लोग बेसिक्स जानते होंगे ज्योतिष के। एंड अगर आप लोगों में से कुछ लोग जिनको बेसिक्स का ज्ञान नहीं है, बिकॉज मैं प्रज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग बेसिक्स जानते हैं, इसलिए मैं बेसिक्स को छोड़ रहा हूँ। बेसिक्स मीन्स कि कौन सा ग्रह कहाँ पे ऊंच होता है, नीच होता है, किस डिग्री पे क्या प्रभाव करता है। अगर कुछ लोगों को, आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर इस बारे में ज्ञान नहीं है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करें, सो दैट अगर, बिकॉज अगर बेसिक्स नहीं मालूम होंगे तो आप जो आने वाली सीरीज़ हैं आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट आई विल डू, मैं पैरेलली एक बेसिक्स का भी एक प्लेलिस्ट में क्रिएट करूंगा, जिसमें एक मैं बेसिक्स आप लोगों को सिखाता चला जाऊंगा, सो दैट यू विल हैव दैट कनेक्टिविटी विद द
थिंग्स कि हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं बेसिकली। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा, बिकॉज जब भी एक ह्यूमन बॉडी की बात आती है कि रोग बनते कैसे हैं, तो उसमें वात, पित्त एंड कफ, इन तीन चीज़ों का बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया जाता है। बिकॉज इन तीन अगर वात, पित्त और कफ को अगर हमने छोड़ दिया किसी कुंडली में एनालिसिस के लिए, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते कौन सा रोग बनेगा। बिकॉज वात, पित्त एंड कफ में हमें प्रॉपर एक परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। बिकॉज वात, पित्त एंड कफ हर एक ह्यूमन बॉडी में, हर एक इंसान की जो परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। सो इसमें हम एक डीप एनालिसिस एंड एक सीरीज पूरी बनाएंगे एंड पूरा एक डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके से वात, पित्त, कफ का कैसे प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पर। इसमें हम हमारा मेन जो पॉइंट होगा वो होगा रोग परिज्ञान के सिद्धांत। ये बेसिकली क्या है, जिसमें कि एक बुलेट लेवल पे, मैक्रो लेवल पे एक बड़ा रोग कौन से टाइम पे एक कौन सा रोग आने वाला है। आई गिव यू एग्जांपल। मान लीजिए कि कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बनी है। आई गिव यू वन एग्जांपल। मान लीजिए कुंडली में लियो साइन पीड़ित है, साथ में एरिस का साइन भी पीड़ित है, सूर्य भी अफ्लिक्टेड है, एंड ऐसे जब कुछ प्लानिटरी पोजीशन बनेंगी तो इट वुड बी इंडिकेशन कि ब्रेन ट्यूमर बनेगा। आप ब्रेन ट्यूमर तो बनेगा, तो ये जो ब्रेन ट्यूमर बनेगा तो दैट इज द बेसिकली रोग परिज्ञान के सिद्धांत। सो ये कैसे कैसे बनता है, ये इसमें डिस्कशन हमारा जाएगा। नेक्स्ट, रोगों का वर्गीकरण। जब जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो भी हमारा जो मेन जो रोग बनेगा, अब इसका वर्गीकरण भी करना है कि ब्रेन के किस हिस्से में, वेदर इट इज लेफ्ट ब्रेन और द राइट ब्रेन। अगर मान लीजिए राइट ब्रेन में बनता है तो कहाँ पे बनेगा, द बैक साइड और द लाइक अपर साइड, इन द लेफ्ट, राइट और सेंटर, विच पॉइंट बेसिकली। सपोज इट इज इन द राइट साइड, तो कहाँ पे, क्या कान के अंदर। सो ट्यूमर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर कान के अंदर बनता है तो क्या वो किसी ऐसे हिस्से में तो नहीं बनने वाला है जहाँ पे उस रोग को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि फोरकास्ट हम बिल्कुल करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और अगर उस फोरकास्ट को करने के बाद जो लोग इस साइंस में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं एंड प्रॉपर फॉलो करते हैं इस साइंस को, सो उनके लिए सॉल्यूशंस भी होते हैं ताकि उन सॉल्यूशंस को टाइम पे कर लिया जाए। रोग तो फिर भी बनेगा, लेकिन वो ब्रेन ट्यूमर या इतने डीप लेवल पे ऐसा कोई टिश्यू नहीं बनेगा जिससे किसी की मौत हो जाए या ऑपरेट करना मुश्किल हो जाए। वो किस तरीके से बनेगा कि माइल्ड सा एक पर्सन को जैसे वंस इन ए मंथ या ट्वाइस इन ए मंथ एक सीवियर पेन होगा और जिसका इलाज करना बहुत ईजी है। सो वो जो इसका इम्पैक्ट होगा आफ्टर द सॉल्यूशनिंग, वो 99% कम हो जाता है। जन्मजात रोग, ये कौन से रोग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे जो रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं एंड वो बचपन से ही एक रोग लेके पैदा होते हैं एंड इट्स वेरी वेरी हर्टिंग फॉर द पेरेंट्स। सो ये बहुत ही एक अध्ययन का विषय है कि ये क्यों बनता है। फॉर लाइक अगर हम एग्जांपल लें शॉर्ट में, तो कुंडली में जो पांचवा घर होता है उससे हम पास्ट लाइफ की कनेक्टिविटी के बारे में हमें उसमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ का, कि पांचवें घर का पास्ट लाइफ के साथ ऐसा क्या कनेक्शन है कि कोई ऐसा रोग बन गया है जो कि जन्मजात है और उसका कोई उपाय भी नहीं है। सो दोस्तों, ये वही बात है जब हम नॉर्मली एक जब एथिक्स की बात आती है, जब एक डिस्कशन चलते हैं कि हम लोगों को अपने कर्मस बहुत अच्छे रखने चाहिए, बिकॉज जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं ये हम इनको आगे भोगेंगे अपनी नेक्स्ट लाइफ में। सो कई बार तो हम ये भी कहते हैं कि जब भी कुछ कुछ लोगों के बारे में आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जब कोई लोग गलत कार्य करते हैं तो उनके जो कर्मास हैं बैड वो सामने आ जाते हैं। एंड इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन है जो
ये भी हम आगे करेंगे बिकॉज इसका जानना बहुत ज़रूरी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करें तो अगर फिफ्थ हाउस ये जो पांचवा घर है, पास्ट लाइफ की कनेक्टिविटी के बारे में बताता है कि पास्ट लाइफ में ऐसे कौन से कर्मस थे एंड कर्मस के भी ऐसे कौन से टाइप थे जो एक पर्टिकुलर रोग बना, बिकॉज रोगों का भी एक वर्गीकरण है। लेकिन यहाँ पर वो जो पंचम घर में अगर बच्चा जो है कोई जन्मजात रोग लेके आया है तो वो सिर्फ उस बच्चे की अकेले की गलती नहीं है, उसके अपने कर्मस नहीं है अकेले के, पेरेंट्स के कर्मस भी उस बच्चे के कर्मा के साथ इन्वॉल्व हैं। और ये हमने जब भी कुंडलियों में देखा है, जब पेरेंट्स की कुंडली में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास कि पेरेंट्स दे आर वेरी वेरी हेल्दी मेडिकली, दे हैव गॉन टू लॉट ऑफ टेस्ट, कोई भी वहाँ पे ऐसी कोई डिफिशियंसी नहीं है टेस्ट में, देन वाई, ऐसा क्या रीज़न है कि उनकी फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है या फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही है एंड दे नीड टू गो फॉर आईवीएफ और आईवीएफ भी फेलियर हो रहा है। सो ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं? सो यही है वो पास्ट लाइफ कर्मस। और जब हम ऐसे कुंडलीज में हम एनालिसिस करते हैं तो देखने में आता है कि ऐसे कुंडली में पेरेंट्स के कुछ दोष निकल के आते हैं, और ये तब होता है जब लोग 4-5 साल ट्राई करते हैं एंड सक्सेस नहीं मिल पाती है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजिस्ट को अप्रोच किया जाता है। अगर यही अप्रोच स्टार्टिंग में ही कर ली जाए एस्ट्रोलॉजर के लिए तो थिंग्स विल बी इजी। या सो आई वाज सेइंग कि जब एनालिसिस किए जाते हैं तो ये पाया जाता है कि सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट ए हॉरोस्कोप ऑफ ए मैन, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि कोई ना कोई पितृ दोष या किसी हिजड़े की हत्या या गुरु दोष, सिमिलरली इन हिज वाइफ्स हॉरोस्कोप कोई ना कोई ऐसा दोष निकल के आएगा, मातृ हत्या का या सिमिलर काइंड ऑफ दोष, नाग हत्या दोष। तो इनके बारे में भी हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, सीरीज बनेगी प्रॉपर कि ये कौन कौन से दोष होते हैं और बनते कैसे हैं कुंडली में, ऐसी कौन कौन सी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, बिकॉज इसके बिना एक कुंडली का अध्ययन करना एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर अधूरा है। इसके बाद हम आएंगे, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट आवर सडन रोग। ये कौन से रोग होते हैं जो ट्रांजिट से देखे जाते हैं? व्हाट इज ट्रांजिट इज अबाउट, मीन्स गोचर में ग्रह। जैसे आजकल डिस्कशन चल रहा होगा बहुत सारा, आप लोग जो ज्योतिष में ज्ञान रखते हैं कि मंगल और शनि साथ में आ चुके हैं, 5 मई तक रहेंगे, तो और उनके जो जो प्रभाव है उसकी वजह से ये महामारी फैलती जा रही है, उसके बाद ही कम होगी। सो नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल एज आई डिस्कस्ड इन द इनिशियल फेज ऑफ माई वीडियो कि जो कुंडली है, जब एक जन्म बच्चे का जो एक टाइम नोट किया जाता है, जब एक बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो स्पेस का नक्शा है सोलर सिस्टम का। 9 अचानक रोग, अकस्मात रोग जो आते हैं, या व्हाट आई थिंक दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग, सडन रोग। सो वो है जब एक ट्रांजिट, मान लीजिए बच्चा 10, 12, 15 साल का हो गया, तो आफ्टर 15 ईयर्स, सपोज हम आज की बात करें, टुडे इज 17 अप्रैल, सो आज इस टाइम पे दिन के 2 बजे हैं, तो अभी 2 बजे इस टाइम पे स्पेस में प्लानिटरी पोजीशंस क्या होंगी? तो हमारी जो वो वाली पोजीशन, जो हमारा D1 चार्ट जिसको हम कहते हैं लगन कुंडली, जो पैदा होने का जो टाइमिंग है, वो स्पेस का वो मैप, एंड हमारे पास करंट का जो मैप है, इन दोनों को हम लोग आपस में क्रॉस चेक करते हैं। इसमें बहुत सारे एक लाइक क्रॉस कनेक्शंस भी चेक करने पड़ते हैं। सो जो लोग बेसिक्स जानते हैं आप लोगों में, उनको मालूम है कि हाउ टू डू दैट। सो जब ट्रांजिट की बात करें करंट टाइम की, तब और वो भी जो पैदा होने का टाइम है उसके साथ, तब पता चलता है कि ये कौन सा रोग बनेगा अकस्मात, और उसका उस पर्टिकुलर इंसान के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये जो या दैट्स इट। सो इसके बाद हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि अदृष्ट रोग कौन से होते हैं, अदृश्य रोग। आज की बात करें, कोरोना, जिस तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय ह्यूमंस,
एंड जिसके लिए कोई तैयार भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, सार्स, डेंगू, एंड अगर हम लास्ट ईयर की बात करें और नाइजीरिया की बात करें तो इवोला वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इवन दैट वाज वर्स देन दिस कोविड-19। सो ये जो कुछ रोग हैं जो नेचर से अचानक ही निकल के आते हैं, इनको हम अदृष्ट रोग कहते हैं। और अगर इन रोगों की बात करें तो इनका भी कनेक्शन है कुंडली के साथ। अगर हम करंट सिचुएशन की भी बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो हम 130 करोड़ हैं। सो सबको ये रोग नहीं होगा। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना हाई है कि हम इम्यून सिस्टम के ऊपर से रोगों को अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि इम्यून सिस्टम के हिसाब से रोग होता है नहीं होता है। लेकिन कुछ प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी भी होती हैं कुंडली में सन की। यस, जिस कुंडली में सन बहुत स्ट्रांग होता है, इम्यून सिस्टम इज़ वेरी हाई। तो अगर ऐसा इंसान किसी इबोला वायरस से ग्रसित कोविड-19 से ग्रसित इंसान के साथ अगर बैठ भी जाता है, उसके साथ अगर इन्फेक्शन व्हाटएवर अगर साथ में इन्फेक्शन आ भी जाता है या कपड़ों में भी व्हाटएवर, तो वो बॉडी में इम्यून सिस्टम इतना हाई होगा कि वो अटैक नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ वो उस इंसान के अपने कर्मास हैं। वो एक ऐसी प्लैनेटरी पोज़ीशंस लेके पैदा हुआ है कि उस पर्टिकुलर इंसान पे वो अटैक हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद हमारे किस टाइप के रोग हैं? हिडन डिजीजेस, जिसमें कि ये कौन सी डिजीज होती हैं जिनका कि रूट मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, कि पता ही नहीं चलता है कि रोग है क्या एक्चुअल में। बिकॉज डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैव देयर ओन एनालिसिस एंड पेशेंट इज कंफ्यूज्ड। एंड बाद में कुछ सालों बाद पता चलता है कि देयर वाज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज जिसका नाम ही नहीं है कोई, एंड इट इज़ ए रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डिजीज। सो उसका पता चलता है कुंडली में अष्टम घर से, आठवां घर जो कुंडली का होता है। और जैसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें, जो मेरे अपने क्लाइंटल हैं, ऐसा कई बार होता है कि नॉर्मली मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, फोरकास्ट कर देता हूँ कुछ लोगों को। एंड किस टाइप का फोरकास्ट, जैसे मैंने किसी को बता दिया कि भाई आप का लाइक राइट ईयर के अंदर आपका कुछ छोटा सा एक ट्यूमर बनने वाला है। दे पीपल दे नॉट टेक मी सीरियसली ड्यूरिंग दैट टाइम। बिकॉज वाई? बिकॉज उनको लगता है कि दे आर वेरी हेल्दी एंड उनको कैसे हो सकता है ये। बिकॉज बीमारी जो है ये बोल के कभी नहीं आती है। एंड वी हैव आवर ओन एनालिसिस। हम कुंडली में फोरकास्ट करते हैं, बता देते हैं, लेकिन हम साथ में सॉल्यूशन भी देते हैं। सो ये वो वाले रोग होते हैं जो हिडन होते हैं। और इसमें हिडन मीन्स कि अगर हमने फोरकास्ट कर दिया है कि राइट ईयर में एंड डीप ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर बनेगा, तो उस इंसान को वो दर्द नहीं होगी। अगर दर्द के सिम्टम्स आएंगे तभी तो वो हॉस्पिटल में जाएगा या चेक करवाएगा। बिकॉज कि उसको सर दर्द है या मान लीजिए कुछ साइनस आ जाता है तो कुछ होगा ही नहीं। वो कब होगा? जब एक्चुअल में वो जो रोग की उत्पत्ति होगी, जब रोग बन जाएगा, तब मालूम चलेगा कि वो रोग बन गया है। एंड तब वो इंसान सफ़र करेगा उस रोग से। एंड तब वो प्रॉपर डायग्नोज में आएगा कि यस, दिस इज़ ए काइंड ऑफ ट्यूमर एंड इसका भी इलाज भी संभव नहीं है या है, वट एवर द रीज़न विल बी देयर। सो इनको हम कहते हैं हिडन डिजीजेस, जो अचानक उभर के आती हैं। मानसिक रोग, मानसिक रोग वो हैं जिनको हम चंद्रमा से देखते हैं, जिन रोगों को, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। एंड चंद्रमा का हमारे मन पे बहुत बड़ा कंट्रोल है। और हमारा जो मन का जो सिस्टम है, जो हम सोचते हैं या जब दिल से कुछ डिसीज़न लिए जाते हैं, तो इन डिसीज़न को या जितना भी ये कनेक्शन है, ये चंद्रमा से देखे जाते हैं। और कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए थे। रोगोत्पत्ति संभावित समय, कि रोगों का जो एक संभावित समय है वो कितना रहेगा, ये हम जब आगे हम केस स्टडीज़ में जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्लानिटरी पोजीशंस ख़राब हैं या कोई फोरकास्ट होता है कि रोग वो बनेगा, तो वो बनेगा कब, वो लाइफ का वो कौन सा टाइम होगा जिसमें वो पर्टिकुलर एक रोग बनेगा।
कई बार इंसान की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जो महादशा का जो पूरा साइकिल है वो 120 साल का है। सपोज़ कीजिए कि चंद्रमा की वजह से कोई रोग बनना होगा डिप्रेशन का, या इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होना होगा इंसान का, और वो चंद्रमा की दशा अगर कुंडली में आती ही नहीं है लाइफ में, तो वो रोग बनेगा ही नहीं। सिर्फ वो एक फोरकास्ट होके रह जाएगा कि यस ये रोग बनेगा, लेकिन उसकी दशा अंतर्दशा कभी भी नहीं आएगी लाइफ में। सॉरी, अंतर्दशा तो आती रहेंगी बाकी ग्रहों में, लेकिन वो महादशा नहीं आएगी। बिकॉज कई बार महादशा भी रिस्पॉन्सिबल होती है रोगों के लिए, और कई बार अंतर्दशा भी रिस्पॉन्सिबल होती है। रोगों का समाप्ति काल, कि अगर रोग बन गए हैं तो उनका समाप्ति काल कब होगा, तो समाप्त कब होंगे रोग। सो इसका भी कुंडली में पूरा पता चलता है, और जिसमें कि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि नेटिव की कुंडली एंड साथ में करंट ट्रांजिट्स, इनका बहुत महत्व है आपस में। जब तक इन दोनों को बराबर साथ में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, तब तक रोगों का समाप्ति काल नहीं बताया जा सकता। एंड अगेन जो मैंने एक पॉइंट नोट किया हुआ था, उपाय, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हर एक चीज़ का उपाय है। फोरकास्ट जब करते हैं तो उसके सॉल्यूशन भी होते हैं। जन्मजात रोगों को छोड़कर जितने भी रोग होते हैं, अगर हम करंट कोविड-19 की बात भी अगर ले लें, अगर कुंडली में प्लानिटरी पोजीशन स्ट्रांग है, बिकॉज इस टाइप के हम पहले ही इंडिकेशन दे देते हैं लोगों को कि कोई एनवायरमेंटल रोग अटैक करने वाला है, जिसमें कि अगर हम दिल्ली की बात करें, सिंस आई एम स्टेइंग इन नोएडा, तो हम इंडिकेशन होता है कि दे शुड टेक केयर अबाउट डेंगू। सो उसके लिए क्या सोल्यूशन करने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी शारीरिक रचना बनी कैसे है। अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करूँगा, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस मच पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो हम यही करेंगे, कई बात कहेंगे कि इसमें मिलियंस ऑफ कोशिकाएं, सेल्स इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। सो और साथ में जो शरीर बना है हमारा, वो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व जिसमें हमारे आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं, और इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना है। कुछ जो लोग कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिष में बिलीव नहीं करते हैं। सो उन लोगों से मेरी जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी एक कॉस्मिक रेजेस हैं जो ह्यूमन बॉडी पे पड़ती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। क्या आप लोग हवा को देख सकते हैं कभी? बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि नो, दे डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, एंड ये प्रूवन साइंस है। इनफैक्ट देयर आर फ्यू साइंटिस्ट जिन्होंने ही प्रूव किया है कि यस, दिस साइंस हैज़ अ मेजर रोल इन लाइक ह्यूमन्स लाइफ एंड इस पृथ्वी में भी, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा एक पॉइंट के बाद। तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आप हवा को नहीं देख सकते, तो आप जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो उनकी कॉस्मिक रेजेस आपके ऊपर पड़ती हैं, आप उनको भी नहीं देख सकते। बिकॉज आप देख रहे होंगे कि एक मंगल तक पहुंचने में जो एक हमारे जो स्पेस शटल की जो स्पीड है, इट्स अराउंड 1,02,000 किलोमीटर समथिंग पर आवर, और आप सोचिए कितनी स्पीड से वो जा रहा है और वो कितनी दूरी पे मंगल है। लेकिन मंगल का जो प्रभाव है, वहाँ पे उसकी जो रेड रेजेस हैं, वो हमारे ऊपर यहाँ पे पड़ रही हैं। अगर हम घर के अंदर भी चले जाते हैं एंड वी थिंक नो वी आर क्लोजिंग द वॉल्स, अगेन दोज रेजेस आर गोइंग टू अफेक्ट आवर बॉडी। सो ये हमें एक कंसेप्ट ये माइंड में बिठाना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी डू एनालाइज ऑफ, यू नो, गो फॉर एनालिसिस ऑफ द चार्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। जलवायु का शरीर पे प्रभाव। इसमें अगर मैं बात करूं तो बोरामेट्रिक प्रेशर, आई रिपीट अगेन, बोरामेट्रिक प्रेशर। ये एक ऐसा प्रेशर है, जब ये बढ़ जाता है तो हम इसको गुड सेंस में देखते हैं। ये बढ़ता कब है? जब सर्दियों का मौसम होता है। आप कभी नोट कीजिएगा, जब भी सर्दियों का समय होगा, उस समय में आपकी जो शारीरिक क्षमता है
जो काम करने की, जो शरीर की ताकत है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यू नीड लेस वाटर। कम पानी कम पानी पीने के बावजूद भी आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ा रहता है। लेकिन बिकॉज बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी जो कोशिकाएं हैं ब्रेन की, वो सिकुड़ती नहीं है। बिकॉज उनमें एक प्रॉपर नमी बनी रहती है, पानी की कमी कभी कम नहीं रहती है, कम पानी कम पीने के बावजूद। लेकिन यही बोरोमेट्रिक प्रेशर जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये बोरोमेट्रिक प्रेशर का जो दबाव है ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी हमारे हमारे जो ब्रेन पे जो प्रेशर है वो कम पड़ता है, और पानी ज़्यादा लेने के बावजूद भी जो कोशिकाएं हैं वो बार बार सूखती रहती हैं, और जिससे हमारी शारीरिक क्षमता में कमी आती है, एक आलस्य आता है, लेजीनेस आता है। बिकॉज अगर हम आज लाइक पावर स्पोर्ट्स की भी बात करें तो जितने भी प्रोफेशनल हैं वो कोशिश होती है उनकी कि जितनी भी स्ट्रेंथ गेन करनी है वो सर्दियों में उस स्ट्रेंथ को गेन किया जाए। ये बात अलग है कि आज की डेट में वी हैव वेरी इक्विप्ड जिम, जिनमें बहुत ही हाई एसीज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मौसम का प्रभाव तो पड़ेगा, बिकॉज इट बोरोमेट्रिक प्रेशर हैज़ इट्स ओन पैरामीटर। सो अगर हम नेचुरल बात करें तो नेचुरली सर्दियों में स्ट्रेंथ ज़्यादा बनी रहेगी, बिकॉज जिम से कभी तो बाहर आना पड़ेगा। एक इंसान पूरा दिन थोड़े नहीं जिम में बैठा रहेगा। सो आप लोगों ने अभी जाना कि बैरोमेट्रिक प्रेशर जब भी बॉडी पे ज़्यादा पड़ता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, एंड उससे बॉडी का स्ट्रेंथ एंड ऑल, इन सारी चीज़ों का कैसे अध्ययन होता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी पूर्णिमा एंड अमावस होती है तो आज भी एक मिथ है पुरानी, आज भी कई हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि अमावस के दिन बाहर नहीं जाना है, बिकॉज उनको ये लगता है कि उस टाइम पे जो एनर्जीज होती हैं बहुत ही डिफरेंट होती हैं, एंड उस टाइम पे कई लोगों को परेशानी भी होती है, और ये फैक्ट भी है। इसके कोई कोई तांत्रिक या इस टाइप के रीजंस नहीं हैं इसके, इसके बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं इसके, जो कि हमारे स्पेस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। जब भी अमावस या पूर्णिमा होती है तो उस टाइम पे जो हमारा ग्रेविटेशनल पूल है वो बहुत ही हाई होता है उस टाइम पे। एंड अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो वही टाइमिंग ऐसी होती है जब भूकंप या ज्वार भाटा एंड सी लेवल हाई हो जाता है, तो वो एक टाइमिंग होती है। एंड उस टाइम पे अगर हम देखें तो लोगों की थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं। अगर ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसका डेफिनेटली इसका कनेक्शन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ। एंड मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको, जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, जैसे जिसमें कि मैंने एक फोरकास्ट किया था कि 11 अप्रैल 2020 प्लस माइनस डेट्स, जिसमें कि दिल्ली में भूकंप आया था जो कि 12 अप्रैल को आया था। सो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैं काफ़ी टाइम पहले से सॉल्यूशन दे चुका था, एंड आई वाज वेरी मच श्योर कि किस मैग्नेटिक पोल में कहाँ पे क्या होने वाला है, तो ऐसे जो लोग होते हैं इस टाइम पे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बिकॉज भूकंप की अगर हम गणना करें तो उस टाइम पे 3 या 4 ग्रहों का शत्रु क्षेत्रीय नक्षत्र में जाना, एंड 1 और 2 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं। मंगल और शनि या तो साथ में या तो हाई कंजंक्शन होती है उनकी, या तो अर्थ साइन में होते हैं। एंड नियर बाई या तो अमावस होती है या तो पूर्णिमा या तो 3 4 ग्रहों का नीच होना। तो ऐसे कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन थे। एंड आज भी हमारी जो एस्ट्रोलॉजी साइंस है इट्स वेरी डेवलप्ड। ये बात अलग है कि इसमें रिसर्च करना बाकी है, और भी कि हम एक्यूरेटली टाइम तक निकाल सकते हैं कि कब कब भूकंप कौन कौन से एरिया में किस लैटिट्यूड पे आएंगे। बिल्कुल ये पॉसिबल होगा आने वाले टाइम में, जब इस पे हम और डिटेल में जाएंगे, जब वैन न्यू स्कॉलर्स विल कम एंड दे विल स्टडी अ लॉट। सो इसका भी आप सोचिए, जब भी ये भूकंप आते हैं तो मानव जीवन पे इतना प्रभाव पड़ता है कि जिन लोगों को डिप्रेशन की या पहले प्रॉब्लम रही है वो लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ग्रेविटेशन पुल बहुत हाई होता है। एंड इसके और भी कारण हैं, जैसे कि मीन्स जो तथ्य हैं जो सामने आए हैं, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है। एज वी नो कि हमारा जो मंथ होता है, जो अगर जिसको हम
देसी मंथ कहते हैं, चैत्र मंथ जैसे अभी चला हुआ है, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। सो जो कृष्ण पक्ष होता है, जो भी डिप्रेशन में लोग होते हैं या एपिलेप्सी का जिनको दौरा पड़ता है, कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा डाटा, जो एपिलेप्सी का जब भी दौरा जिन लोगों को पड़ता है वो लोग 15 दिन ठीक रहते हैं शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में वो जो ग्रेविटेशन पूल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, और कृष्ण पक्ष में ऐसे कुछ लोग हैं जो घर से बाहर निकल भी नहीं सकते, वो 15 दिन उनको घर में ही कैद रहना पड़ता है, बिकॉज दे आर अनस्टेबल ड्यूरिंग दोज 15 डेज। सो सोचिए किस तरीके की साइंस है हमारी, कितना मैग्नेटिक पूल, जो मैंने बताया भी था कि नक्षत्रों का, ग्रहों का किस तरीके से मानव जीवन पे प्रभाव पड़ता है। सो यही रीजंस हैं। एंड इसमें जलवायु दिशाएं की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो खान पान के ऊपर होते हैं। अगर हम ये देखें कि जितने भी जलवायु या जितनी भी दिशाएं हैं, बिकॉज अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हमारे बहुत सारा जियोग्राफी बहुत बड़ी है। सो इसमें जब भी कोई डिजीज़ आती है, मान लीजिए कि सेम एक ही टाइम पे अगर 2 बच्चे पैदा हुए हैं सिमिलर टाइम, तो क्या होना चाहिए बेसिकली कि उनका लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन, डिजीज़ सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उनका अभी यहाँ पे क्या आ जाता है, देश काल पात्र कि टाइम सेम होने के बावजूद भी एक जो बच्चा है उसका जन्म हुआ कहाँ पर है, और उसका खान पान क्या है, उसका रहन सहन क्या है, वहाँ का जो जलवायु है, क्लाइमेट क्या है, और उसका फैमिली इनहेरिटेंस क्या है। तो ये भी तत्व हैं जिनको हमें ध्यान में रख कर हमें प्रोडिक्शन करनी पड़ती है। अगर इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम इतने मान लेंगे कि अगर किसी का जन्म दिल्ली में हुआ है लेकिन वो रहता केरला में है, और अगर हम इस बात को अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे या वो यूएस में शिफ्ट हो गया है, तो प्रोडिक्शन गलत हो जाएंगी। तो जो रोग, जो हम रोगों पे जो विचार करेंगे तो वहाँ पे भी प्रोडिक्शन गलत होने के चांसेस हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर जन्म हुआ तो जन्म होने के कितने समय बाद वो इंसान मूव कर गया या उसकी वापसी हुई। तो इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारे यूनिवर्स के साथ। कुछ साइंस है, मैं नाम साइंटिस्ट है, मैं नाम भूल गया, एंड नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा मैं, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि जब जो हमारा गर्भाधारण होता है एंड जब बच्चे का जन्म होता है, उसका जो हमारे नक्षत्र हैं या सोलर सिस्टम है उसकी रश्मियों के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है। इसके बारे में हम एक बार डिटेल में आएंगे विद द प्रॉपर नेम। एंड क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जितने भी प्लैनेट हैं, और आज हमें सच में दूरी पता है उनकी कि, एंड वी नो कि सन के जो मरकरी है वो सन के बहुत नज़दीक है, एंड बिकॉज उसके बाद फिर हमारा वीनस, उसके बाद हम आ जाते हैं, देन उसके बाद मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, इस तरीके से दूरी बढ़ती जाती है। अगर हम लाखों वर्ष पहले की बात करें तो जो ऋषि मुनि थे, पुराने साइंटिस्ट कह लीजिए, क्या साइंस थी, क्या टेक्नोलॉजी थी, वी रियली डोंट नो, लेकिन इनकी ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुकी है, प्रॉपर पता है आज भी हमें, बिकॉज आज की जो हमारी लेटेस्ट साइंस है, हम स्पेस शटल बना के इन प्लैनेट्स पे हमने पहुंचना तो शुरू कर दिया है, अभी लेटेस्ट मंगल तक पहुंच गए हैं, लेकिन दूरी मापने के यंत्र आज भी नहीं है हमारे पास। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आज भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है कि यहाँ से शनि की कितनी दूरी है या सन की कितनी दूरी है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि ये डाटा कहाँ से आया? बिकॉज अगर हम पुराने जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी ऋषि मुनि थे वो बहुत ही डीप मेडिटेशन में जाते थे, हठ योग करते थे सालों साल, एंड अपनी डीप एक तपस्या से उन जो प्लैनेट्स हैं अर्थ से उनकी कितनी दूरी है उसको हम, तो उसको वो लोग कैलकुलेट कर लेते थे। अभी इसमें बिकॉज तथ्य तो नहीं है हमारे पास, तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि क्या उस टाइम पे साइंस इतनी डेवलप थी, कि क्या हमारे पास एक स्पेस शटल, क्या इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी थी कि क्या उसके थ्रू हमने ग्रहों का अध्ययन किया था कि वो कितनी दूरी है। तो डेफिनेटली ईदर ऑफ दैट, इन दोनों में से कोई ना कोई तथ्य तो, फैक्ट जो है वो रहा होगा कि या तो वो डीप मेडिटेशन के थ्रू पता चला होगा,
या तो एक हाई मशीनरी यूज़ की गई होगी। लेकिन इसमें भी अगेन दो चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें अगर ऋषि मुनियों के ऊपर ही, तो दो तरीक़ों से उन्होंने अध्ययन किया। एक तो वो उनकी अंतर्दृष्टि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सो जिससे कि वो हठ योग में जाते थे एंड प्लानिटरी जितने भी प्लैनेट्स थे उनकी कैलकुलेशन करना एंड देखना कि इनकी दूरी क्या है, और साथ साथ में उन प्लैनेट्स के जो कोर जो और भी अंदर जाके डीप मेडिटेशन में उनके जो तत्व है उन प्लैनेट्स में मे बी सपोज वहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, वहाँ पे खेती की जा सकती है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वहाँ पे मैग्नीशियम है या मेटल्स हैं या गोल्ड है, वट एवर द थिंग्स कि वहाँ की जियोग्राफी कैसी है, उतना तक पता लगा लेते थे। और दूसरा था अन्वेषण, मीन्स कि ये सब पता लगाने के बाद जब उनके पास केसेस आते थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के, तो वो लोग एक पर्टिकुलर एनालिसिस करते थे, केस स्टडी। जैसे मान लीजिए एक सिमिलर केस आ गया, तो अगर सेम प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस मिलते जुलते जब दोबारा आते थे तो उनको वो नोट कर लेते थे, क्योंकि डीप मेडिटेशन का मतलब ये नहीं था कि वो हर एक चीज़ का पता किया जा सके, सिर्फ वो प्लानट की एक मोमेंट के बारे में पता किया जा सकता था, उसका एक मानव जीवन पे कितना प्रभाव पड़ेगा वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए अन्वेषण भी किया उन लोगों ने, जिससे कि उन्होंने एक केस स्टडी तैयार की और वही केस स्टडी आगे बढ़ती चली गई। और आज हम वहाँ पे पहुँचे हैं कि आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में भी बता देते हैं, जब तक कि कोई एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ना आए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, कभी आप सोचिएगा जो हमारे समुद्र का जो पानी होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो हमारे ब्लड में भी पाए जाते हैं, जैसे कि पंच तत्व तो हैं, लाइक उसका तो हमारे साथ कनेक्शन है ही। साथ में ये जो हमारे तत्व होते हैं जिसमें कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो कि हमारी बॉडी में भी है, हमारे ब्लड में, और यही तत्व समुद्र के जल में भी पाए जाते हैं। और ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट कि जब भी हम एक क्रॉनिक डिजीज़ में जाते हैं एनालिसिस में, तब हम रिपोर्ट्स में इन ये जो तथ्य हैं इनको चेक भी करते हैं कि एक इंसान का कैल्शियम ब्रेक हुआ है तो कितना हुआ है। बाय द वे ये फोरकास्ट भी किया जा सकता है कुंडली से ही, लेकिन फिर भी अगर हम एक एडवांस साइंस में जा ही रहे हैं तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। सो दोस्तों आज हम इतने में ही हम क्लोज़ करेंगे। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए कि या आप एक आइडियाज़ दीजिए कि और इन सेशंस को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। और आई रियली नीड योर गाइडलाइंस कि ऐसा मैं क्या करूं जो आपको ये और भी इंटरेस्टिंग लगे। एंड वेदर आई शुड गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो, बिकॉज अभी तो स्टार्ट है, मैंने सिर्फ आप बताया है कि हम स्टार्ट करेंगे कैसे और किस किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सो अभी मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी आऊँगा आपके सामने, और बहुत जल्दी आऊँगा। एंड इन द मीन टाइम आप हमारी वेबसाइट astrokapur.com में ब्लॉग सेक्शन में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की एक कैटेगरी बनी हुई है जिसमें काफ़ी सारी बहुत सारी हम लोगों ने रिसर्च की है एंड कुछ आर्टिकल भी लिखे हैं। सो आप इन द मीन टाइम प्लीज़ उनको पढ़िए सो दैट आप अपनी नॉलेज भी बढ़ाइए। और हमारी कुछ पेड सर्विसेज भी हैं प्रोडक्ट के अंदर, उनमें हमारी जिसमें कि कौन कौन से रोग हैं, किस किस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, तो प्लीज़ वो भी देखिए आप कि बिकॉज उसमें भी हमने बहुत कुछ दिया हुआ है कि अगर कोई किसी को अगर किडनी डिसऑर्डर होती है तो कौन कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो प्लीज़ आप वो भी साथ साथ में देखिए। और इसी के साथ आज के लिए हम क्लोज़ करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं। और एज आई डिस्कस फॉर द इंग्लिश यूज़र्स, मैं एक नया वीडियो कल या परसों में एक लॉन्च करूँगा साथ में ही, तो जो इंग्लिश सुनने वाले लोग हैं तो उस वीडियो को प्लीज़ देखिए। तब तक धन्यवाद एंड नमस्कार।